तो आज हम जानेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स के फॉर्म्स के ऊपर। यहाँ पे हम जानेंगे कि अलग अलग तरह के जो आईटीआर फॉर्म्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तरह के फॉर्म्स होते हैं। तो उसमें कौन कौन से आपके लिए कौन सा रेलेवेंट है और आप कैसे चूज कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं और कौन सी एलिजिबिलिटी होती है या फिर कौन सी नॉट एलिजिबिलिटी होती है जो आपको क्या कहते हैं देखनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंगली आपको सही आईटीआर अपनी चुन के उसको फाइल करना पड़ेगा। अब इसमें सैलरीड इंडिविजुअल केस में अलग आईटीआर होती है, जैसे बिजनेस इनकम आपकी हो गई या फिर हाउस प्रॉपर्टी अगर है नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अलग अलग आईटीआर होती हैं। कंपनी के केस में अलग आईटीआर होती है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ पे ये आपका असेसमेंट ईयर 26-27 है और फाइनेंशियल ईयर 25-26 है। अब यहाँ पे हमारे पास 7 तरह की आईटीआर होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अभी जब ये वीडियो बन रही है इससे पहले यहाँ पे आईटीआर 1 और 4 जो है वो गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है यहाँ पे, और बाकी आईटीआर फॉर्म्स अभी आना बाकी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि करके सारी आईटीआर के एलिजिबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले हम ये स्लाइड देख लेते हैं। इस स्लाइड में सबसे पहले आते हैं तो आईटीआर 1 आती है। अब आईटीआर 1 जो होती है वो मेनली तो सैलरी इंडिविजुअल के केस में रिलेवेंट होती है। उसका एक और नाम है, वो होता है सहज। हम इसको सहज रिटर्न के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है मैं आपको बता देता हूँ कि आप रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल वो होता है जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा ही आप यहाँ पे स्टे करा है, रेजिडेंट रहा है इंडिया में। अब ये आपको देखना पड़ेगा, अगर आप रेजिडेंट लास्ट ईयर पूरा ही इंडिया में थे तो आप रेजिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी में आते ही हैं। अब इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट जाती है वो सैलरी या पेंशन इनकम, अगर आपकी है तो वो आप यहाँ पे आईटीआर 1 फाइल करते हैं। उसके बाद अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है, कोई कैरी फॉरवर्ड आपका लॉस नहीं चल रहा है लास्ट ईयर से, उसमें आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे। अदर सोर्सेज अगर होगी इंटरेस्ट इनकम जो कि होती है सबकी सेविंग अकाउंट की जो इंटरेस्ट इनकम होती है उसमें आप ये फाइल करते हैं। फैमिली पेंशन हो गई, एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5000 तक है तो आप ये फाइल कर सकते हैं। टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख तक है तभी आप ये फाइल कर सकते हैं। उसके बाद टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, अगर आपका टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल आप निकालते हैं 194 एन एप्लीकेबल हो जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको टीडीएस डिडक्ट अगर आपका हुआ है तो आपको यहाँ पे वन आईटीआर 1 फाइल करनी है। अब ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की। अब मैं बात करता हूँ इन एलिजिबिलिटी की इसकी। इसमें क्या होता है कि आप नॉन रेजिडेंट हैं या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, उसके केस में आप फाइल नहीं कर सकते। डायरेक्टर हैं किसी कंपनी के, होल्ड करते हैं अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को, या फिर इनकम होती है आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की, क्योंकि उसके लिए अलग आईटीआर बनी हुई है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। कैपिटल गेन होगा किसी तरह के शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के तहत, और आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो गई तो आप नहीं फाइल कर सकते। उसके बाद आपकी इनकम आती है फॉरेन एसेट या फिर फॉरेन इनकम कोई आपको मिलती है तो, और टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी बनती है, स्पेशल रेट की इनकम अगर आपके लगते हैं या फिर आप एसेट होल्ड करते हैं आउटसाइड इंडिया में, तो आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम आईटीआर 2 पे। आईटीआर 2 में क्या होता है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में आप इसको फाइल कर सकते हैं। इसमें आपकी कोई अगर बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम नहीं होगी तभी आप इसको फाइल कर पाएंगे। सैलरी पेंशन इनकम हो सकती है, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी, कैपिटल गेन अगर आपका कोई भी अमाउंट का है तो आप इसको फाइल कर सकते हैं। फॉरेन इनकम अगर आपकी है तो आप यहाँ फाइल कर पाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5000 से ऊपर है तो आप फाइल कर सकते हैं। एनआरआई हो गया, फिर रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट जो मैंने आपको वहाँ बताया था वहाँ के लिए नॉट एलिजिबल था, और यहाँ के लिए ये सब एलिजिबल केसेस बन रहे हैं। उसके बाद डायरेक्टर आते हैं किसी कंपनी के, आपकी बिजनेस इनकम नहीं है अगर डायरेक्टर की, होल्ड करते हैं आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को, इनकम आपकी 50 लाख से ऊपर है तो आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। उसके बाद नॉट एलिजिबिलिटी, इसमें कौन सी आप एलिजिबल नहीं होते, अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है तो उसके लिए अलग आईटीआर बनी हुई है। पार्टनर अगर आप हैं किसी फर्म के, उसका बिजनेस शेयर है तो उसके लिए अलग उसका बिजनेस शेयर आपको पार्टनरशिप से मिलता है, उसके लिए अलग आईटीआर। प्रिजम्पटिव इनकम के बारे में मैं आपको बताऊंगा आईटीआर 4 में। इसमें आईटीआर, अब आईटीआर 2 के बाद आईटीआर 3 आती है। आईटीआर 3 है जो वो आईटीआर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है आईटीआर 1 और 2 की। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ जैसे कि आप देख सकते हैं, और जिनकी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम भी होगी वो भी फाइल कर सकते हैं, और पार्टनर्स अगर हैं फर्म के जिनको रेम्यूनरेशन या फिर इंटरेस्ट मिल रहा है वो फाइल कर पाएंगे। डायरेक्टर है किसी कंपनी के वो फाइल कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि आईटीआर 2 में क्या होता है कि डायरेक्टर जो है कंपनी के, उनकी अगर बिजनेस इनकम नहीं होती है तब आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं, वरना आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे। उसके बाद आपकी इंटरडे की इनकम हो गई, जैसे कि स्पेकुलेटिव इनकम होती है। अब इसमें क्या हो गया है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नया रिसेंट अपडेट आया है जब आईटीआर 1 और 4 आए हैं, तो आईटीआर 4 में क्या हो गया है ना, अपना जैसे आप पर्सनल पर्सनल जो डिटेल्स वहाँ फिल करते हैं वहाँ पे हर तरह की सब कैटेगरी के हेड बन चुके हैं। जैसे मतलब कंटेंट क्रिएशन वाले या फिर एफएनओ ट्रेडर्स या फिर ये सब जो भी सॉफ्टवेयर, तो सबके सबके इस बार गवर्नमेंट ने सबके रिलीज कर दिए हैं ये सबकी कैटेगरी यहाँ पे रिलीज हो चुकी है आईटी पोर्टल पे। एफएनओ ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आप आईटीआर 3 में शो करेंगे। पीजीबीपी की अगर आपकी सैलरी है, पीजीबीपी की अगर आपकी इनकम है सैलरी या कैपिटल गेन के साथ तो आप इसमें जाएंगे। प्रिजम्पटिव और नॉन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अगर आपकी दोनों में से कुछ भी है तो आप इसको फाइल कर सकते हैं। और नॉट एलिजिबल, प्रिजम्पटिव और नॉन प्रिजम्पटिव इसमें दोनों होनी चाहिए। अगर आपकी खाली प्रिजम्पटिव है तो आप आईटीआर 4 में जाएंगे, और नॉट एलिजिबल इसका एलिजिबिलिटी क्या नहीं है।
यहाँ पे अगर आपकी एचयूएफ या इंडिविजुअल है, आपकी कोई पीजीबीपी की इनकम नहीं है, तो आप आईटीआर 1 और 2 ही फाइल करेंगे। फर्म्स, एलएलपीज और कंपनी के केस में एप्लीकेबल नहीं है। ट्रस्ट, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटीज के केस में अलग आईटीआर है, वो हम आगे बताएंगे। और आईटीआर 4 के ऊपर आते हैं। आईटीआर 4 जो है वो मेनली प्रोफेशनल या फिर स्मॉल बिजनेसेस, मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, प्रिजम्पटिव जिनकी वो टैक्सेशन होता है, वो 4480, 4480 और 44AE अडॉप्ट करते हैं। तो वो मेन स्मॉल बिजनेसेस या फिर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स और गुड्स कैरेज के एजेंसी के ऊपर होता है। इसको हम सुगम कहते हैं, सुगम रिटर्न। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी एलिजिबिलिटी है इंडिविजुअल होना चाहिए, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म। अब इसमें क्या होता है 44AD में आप देख सकते हैं, अगर आपका बिजनेस टर्नओवर जो है उसकी रिसिप्ट 95% डिजिटल के तौर पे हैं, तो आप इसमें जाएंगे। या फिर 2 करोड़ तक हैं, तो आप बिजनेस टर्नओवर फिर आप 6% या 8% के तौर पे दिखाएंगे। 6% उस केस में वो मिनिमम क्राइटेरिया है, 6% और 8%। 6% जो होता है वो कैश, मतलब अगर आप कैश उसमें बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप 6% अपना प्रॉफिट शो करते हैं। बाकी अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करते हैं, या फिर आप पार्टली कैश और पार्टली बैंक में ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करते हैं, तो आप फिर उसी में 8% पे शो करते हैं उस चीज़ को। अब इसमें क्या होता है, एक नई चीज आई है आईटीआर 4 में। आईटीआर 4 इसमें एक कॉलम मैंडेटरी हो गया है। उस कॉलम में है कि आपको बैंक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च आपको अपना शो करना पड़ेगा, मतलब लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जिसकी आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो आपको बैंक स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि 6% और 8% जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया है, उसको आप अबव पे दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको बैंक बैलेंस में फिर मिसमैच आएगा आपका, फिर अथॉरिटीज आपको क्वेश्चन कर सकती हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है 44ADA। 44ADA में क्या होता है, प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए, या फिर और सॉफ्टवेयर वाले हो गए। तो उसमें क्या होता है, वो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स में आते हैं। अब उसमें क्या होता है, उनका टर्नओवर अगर 75 लाख तक है तो 44AD अडॉप्ट करेंगे। 44AE में गुड्स कैरेज एजेंसी अप टू 10 व्हीकल्स अडॉप्ट करेंगे। रेजिडेंट स्टेटस जो होता है मैंडेटरी होता है इस चीज़ में। और टोटल इनकम आपकी 50 लाख तक है तभी आप आईटी इसमें जा सकते हैं। और नॉट एलिजिबल क्या है इसके लिए, नॉन रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अगर हो गया, या फिर आप होल्ड करते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को कोई भी टाइप के, या फिर आप कैपिटल गेन की इनकम होती है आपको किसी भी टाइप की, या फिर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी आप होल्ड करते हैं विद लॉस, अगर उनका लॉस भी है तब भी आप नॉट एलिजिबल हैं। मतलब लॉस के साथ अगर आप होल्ड करते हैं एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी, तो आप नॉन एलिजिबल हैं इस केस के लिए। फॉरेन इनकम अगर आपकी है, फॉरेन एसेट आप होल्ड करते हैं, या फिर आप स्पेकुलेटिव बिजनेस करते हैं, तो आप आईटीआर, मैंने आपको बताया था, आप आईटीआर 3 में जाते हैं। आपको आईटीआर 4 में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है। और फर्म के केस में, फर्म और एलएलपी के केस में नॉट एलिजिबल है। अब नीचे आते हैं हम। यहाँ पे नीचे में क्या होता है कि आईटीआर 4 के बाद आईटीआर 5, 6, 7 के बारे में बात करेंगे हम। आईटीआर 5 में क्या होता है कि ये फर्म्स, एलएलपी, एओपी, बीओआईज एंड अदर्स के केस में एप्लीकेबल है। इसमें क्या है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इंसॉल्वेंट या फिर बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड्स, कॉर्पोरेट सोसाइटीज या फिर लोकल अथॉरिटीज, ये वाले लोग फाइल करते हैं आईटीआर 5। और कौन नहीं फाइल करता, कौन एलिजिबल नहीं है? अब इसमें कौन एलिजिबल नहीं है इंडिविजुअल या एचयूएफ, वो यूज करें आईटीआर 1, 2, 3, 4, जो मैंने आपको ऊपर बताया सारी आईटीआर के बारे में। कंपनीज यूज करेंगे आईटीआर 6। कंपनीज और जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट हैं जो एग्जामेशन क्लेम कर रहे हैं आईटीआर एग्जामेशन से अंडर सेक्शन 11, तो वो आईटीआर 7 यूज करेंगी। और पॉलिटिकल पार्टीज भी आपको आईटीआर 7 यूज करनी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होता है। आईटीआर 6 में क्या होता है, ये आपको कंपनी के केस में रेलेवेंट है। जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं अंडर सेक्शन 2013 कंपनीज एक्ट में, उसमें प्राइवेट कंपनीज भी आती हैं, पब्लिक भी, और 1 पर्सन कंपनी, फॉरेन कंपनी जिनकी इंडियन इनकम होती है, और कंपनीज नॉट क्लेमिंग एग्जामेशन, जो कंपनीज एग्जामेशन क्लेम नहीं कर रही हैं अंडर सेक्शन 11, तो वो भी यही फाइल करेंगी। उसके बाद डोमेस्टिक कंपनीज जो कि सेक्शन आईटी एक्ट में डिफाइंड है किसी भी सेक्शन में, और कंपनीज अगर आपकी इनकम हो या फिर लॉस हो, आपको दोनों में फाइल करना मैंडेटरी है। आप किस में नहीं फाइल कर सकते, हम ये देख लेते हैं। जो कंपनीज एग्जामेशन क्लेम कर रही हैं सेक्शन 11 में, या फिर उन्होंने प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए, तो वो आईटीआर 7 की तरफ जाएंगे। इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म्स जो है उनके लिए हमारे पास सेपरेट फॉर्म्स है, जो कि हमने ऊपर बात करी। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हम अंडर सेक्शन आईटीआर 7 प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे आईटीआर 7 के ऊपर बात करते हैं। आईटीआर 7 में क्या होता है कि जो पर्सन्स होंगे, एंटिटीज होगी जो कि रिलीजियस या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि एग्जामेशन क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 1 और 11 और 12, तो उसके केस में आईटीआर 7 रेलेवेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हो गई, उसके केस में आईटीआर 7 जो है रेलेवेंट है। या फिर जो स्पेसिफाइड कुछ यहाँ पे फील्ड्स हैं, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन या फिर न्यूज़ एजेंसीज, ट्रेड यूनियंस, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, तो ये सब के केस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के केस में आईटीआर 7 एप्लीकेबल होती है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज जो है वो
मतलब उनको मैंडेटरी नहीं है, पर हम कहते हैं कि मतलब रेलेवेंट एक क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आपको फाइल करना चाहिए ITR 7। ऐसे ही बिजनेस ट्रस्ट के केस में और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के केस में। अब किसके केस में एप्लीकेबल नहीं है वो मैं बताता हूँ आपको। जो एंटिटीज रजिस्टर्ड हैं IT एक्ट में, वो यूज़ करें 5 और 6 ITR। अब इंडिविजुअल और कंपनी के केस में, इंडिविजुअल HUF और कंपनी के केस में एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स है, वो मैंने आपको बताया वो ऊपर वीडियो में। अब इसमें क्या होता है कि एंटिटीज जो क्लेम नहीं कर रही है एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11 और 12 और 10 सब सेक्शन 23C, वो ITR 5 और 6 यूज करेंगे एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द चार्ट। अब इसमें क्या अगला अगला पॉइंट आता है, अगर आपकी ट्रस्ट का 100% बिजनेस इनकम है और कोई चैरिटेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप ITR 7 की तरफ नहीं जा सकते। अगर आपका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट की तरफ आपका मेन मोटिव है, तो आप इसकी तरफ जाएंगे, वरना आप ITR 5 और 6 की तरफ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में। इसमें क्या कहते हैं, आपको सारे ITR के बारे में हमने बताया। ITR 6 के आप इसके अकॉर्डिंगली, इन चार्ट्स के अकॉर्डिंगली अपनी ITR चूज करें और सही से फाइल करें।